गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वाले वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर जो तत्व थे उन तत्वों को अध्ययन करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है वो बनाई गई, उसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो जो उस टेबल को बनाने का जो मकसद था उन तत्वों के गुणों के बारे में अध्ययन करना। तो वो गुण कौन कौन से हैं, उनके बारे में कैसे अध्ययन करना है, क्या करना है, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो आवर्त सारणी में गुणों में आवर्तिता, जो आवर्त सारणी है उन तत्वों के गुणों में आवर्तिता, मतलब अपन ये बोल सकते हैं गुणों में आवर्तिता। तो गुण में आवर्तिता क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखो, आवर्त सारणी के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को गुणों में आवर्तिता कहते हैं। आवर्त सारणी के गुणों में क्रमिक परिवर्तन, इसका मतलब यह है कि अगर तत्व को एक क्रम वाइज व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद में उनके गुण है वो मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। तो आवर्त सारणी के गुणों में क्रमिक परिवर्तन को गुणों में आवर्तिता कहते हैं। जैसे संयोजकता हो गई तत्व की परमाणु त्रिज्या हो गई, तत्व की आयनन एंथैल्पी हो गई, तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई, है ना, आयनिक त्रिज्या है, सहसंयोजक त्रिज्या है, वांडरवाल त्रिज्या है। तो ये अपन गुणों की में आवर्तिता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परमाणु त्रिज्या कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। परमाणु हमने पढ़ा था, अब परमाणु की परमाणु त्रिज्या देखेंगे हम। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि नाभिक से लेकर अंतिम कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अपन ने पढ़ा था कि भाई परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इतना पढ़ा था। तो क्या है कि अलग अलग परमाणु में अलग अलग कक्षाएं होती है। किसी परमाणु में एक कक्षा होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि नाभिक से लेके जो अंतिम कोश होता है, अंतिम जो कोश होता है वो दूसरा हो या तीसरा हो या चौथा हो। अगर 4 है तो चौथा हो गया अंतिम कोश, अगर 3 है तो तीसरा हो गया। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के अंतिम कोश और नाभिक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये नाभिक है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये 2 कक्षाएं लिए मैंने इसमें। ठीक है, तो इस नाभिक से लेके और ये बाहर का जो कोश है, इस कोश के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो परमाणु जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या को पिकोमीटर में मापी जाती है। जो परमाणु की त्रिज्या है उसको पिकोमीटर में मापते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अगर हम सारणी में, आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो जो खड़े वर्ग थे, जो तिरछे थे वो तो क्या थे, आवर्त, और जो खड़े थे वो क्या थे, वर्ग। ठीक है, अगर वर्ग में हम ऊपर से, आवर्त सारणी जो है उसमें हम अगर ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, देखो ये आवर्त सारणी है ना, इसके अंदर अगर हम ऊपर से अगर नीचे की तरफ चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु के कोषों की संख्या बढ़ेगी। कैसे, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 कक्षक हो गए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कक्षक हो गए, फिर इसमें 3 कक्षक हो जाएंगे, फिर इसमें 4 हो जाएंगे, फिर 5, 6, 7, ऐसे कक्षक की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर कक्षक की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, अपन ने बात करी ना कि भाई ऊपर से नीचे, तो अपन देखो इस डायग्राम के हिसाब से समझिए। हाइड्रोजन, उसके नीचे आता है लिथियम, उसके नीचे आता है सोडियम। तो हाइड्रोजन क्या होता है, एक परमाणु क्रमांक होता है, मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। तो इसके जो कक्षक है वो एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था कि जो पहला कक्षक होता है उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरा कक्षक उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले में क्या है, 1, तो 1 आ गया। और लिथियम में कितने परमाणु क्रमांक 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आ गया और एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। और सोडियम के कितने हैं, 11, तो 2 तो पहले कक्षक में, 8 दूसरे कक्षक में, और बाह्य जो तीसरा कक्षक है उसमें 1। मतलब परमाणु और बाह्यतम कोश की दूरी लगातार बढ़ रही है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। मतलब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अब ये प्रबल नाभिकीय आवेश क्या होता है, देखो
इस प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। प्रोटॉन कितना है, एक। अब प्रोटॉन को अभी ये समझ लीजिए कि एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, दोनों ने रस्सी पकड़ रखी है। अब ये जो बीच वाला है प्रोटॉन जो है, मतलब एक लड़का जो अंदर वाला नाभिक में खड़ा है, वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, यानी यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो व्यक्ति खड़ा है उसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। अब जिस बल से उसे खींचता है, यानी ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को जिस बल से खींचता है उसको प्रबल नाभिकीय आवेश कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर प्रबल नाभिकीय आवेश क्या है, कम है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है, और यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ गया, मतलब और ज्यादा तेजी से खींचेंगे इन 3 इलेक्ट्रॉनों को, तीनों प्रोटॉन। इसमें क्या हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो अब ये 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को और प्रबल आकर्षण बल से ये खींचेंगे, तो लगातार क्या हो रहा है, प्रबल नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, सॉरी इसमें नहीं बढ़ रहा है ना, प्रबल नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यहाँ पर भी प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का मान कम क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो कोष है उन कोषों की संख्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं चलेंगे, यह आपकी आवर्त सारणी है, अगर इसमें हम यहाँ से बाएं से अगर इधर दाएं की तरफ चलेंगे, मान लो ये दूसरा वाला आवर्त में चलते हैं अपन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इसमें चलते हैं अपन, तो अगर इधर से हम इधर चलेंगे तो कोष तो एक ही रहेगा, है ना। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक तो पहले कक्षक में आ जाएगा, पहले जो कोष है उसमें आ जाएगा, और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाह्यतम कक्ष में, मतलब 2 ही कक्षक रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर देखते हैं, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कक्षक एक ही है ना। अब यहाँ नीचे वाले की अपन बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम में 2 कक्षक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लास्ट वाला है नियोन, यानी इसमें लास्ट 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इस बीच वाले में आ जाएंगे पहले वाले कक्षक में, और 8 बाहर वाले कक्षक में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो कक्षक है वो तो सेम ही है, 2 ही कक्षक है, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कम है प्रबल नाभिकीय आवेश, यहाँ पर 3 प्रोटॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, यहाँ पर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, यहाँ पर 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। तो सबसे अधिक प्रबल नाभिकीय आवेश किसका होगा, नियोन का है, फिर इससे कम इसका है, फिर उससे कम इसका है। तो ये क्या करेगा, जब प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो ये बाहर वाला जो कक्षक है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जो ये बाहर वाला कक्षक है ये छोटा हो जाएगा, फिर इसका थोड़ा सा बड़ा है, इसका इससे छोटा हो जाएगा, फिर इसका इससे छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं अगर हम चलेंगे, बाएं से दाएं हम चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, क्योंकि प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाह्य जो कोष है उसकी आकार में कमी आएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या क्या होता है कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर त्यागता है, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर त्यागता है तो आयन का निर्माण होता है, ठीक है। आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। भाई परमाणु है कोई, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये दोनों ही कंडीशन में आयन का निर्माण होगा, और आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा तो वो ऋणायन बनेगा, क्या बनेगा, ऋणायन बन जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो धनायन बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो लिया अपन ने सोडियम और दूसरा लिया है क्लोरीन। सोडियम के बाह्यतम कोष में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 2 8 1, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ठीक है। सॉरी, क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के देखो
2 8 7, पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखो, अब इन 7 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना आसान है या फिर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है ना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों को अगर निकालेंगे बाहर तो ऊर्जा की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, यानी बहुत मुश्किल है इन 7 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना इसके कक्षक से। इसके कक्षक को ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को आसान है निकालना बाहर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, बाहर वाली कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा यानी निकालेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, सोडियम का आकार छोटा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उदासीन परमाणु का आकार है वो जो आयन बनता है, जो धनायन बनता है वो छोटा होता है। धनायन का आकार है वो उदासीन परमाणु से क्या होता है, छोटा। ये क्या है, उदासीन परमाणु है, और ये क्या है, धनायन है। तो धनायन का आकार है वो उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो बाहर की कक्षा खत्म हो जाएगी, सिर्फ 2 कक्षा बचेगी, तो आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऋणायन है उसका आकार उदासीन परमाणु से अधिक होता है, ऋणायन का आकार है उदासीन परमाणु से अधिक होता है, और धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है। ध्यान से सुनो, जो धनायन है वो उदासीन परमाणु से छोटा होता है, और जो ऋणायन है वो उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। जब एक ही तत्व के 2 समान परमाणु, जब एक ही तत्व है उसके 2 समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हो तो दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। कोई एक तत्व है उसी के 2 परमाणु है, कोई एक तत्व है उसी के 2 परमाणु है, दोनों परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। अब दोनों परमाणु के जो नाभिक है उनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। कैसे, जैसे ये एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं, दोनों सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे को ऊपर से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ये सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए, तो ये दोनों के नाभिक की दूरी और इसका आधा ये क्या कहलाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं वान डेर वाल त्रिज्या की। तो वान डेर वाल त्रिज्या क्या होता है कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के 2 निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के नाभिक की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। यानी कोई ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है, उसके 2 परमाणु है, वो आपस में एक दूसरे से टच है, ना कि किसी बंध से बंधे हुए है। ऊपर वाला तो सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ था ना, ये अनाबंधित है, इनके बीच में कोई बंध नहीं है, बट ये दोनों बहुत पास है। तो इन दोनों के जो केंद्र है उनके जो बीच की दूरी का आधा है वो वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, अतः नीचे देखो, अतः वान डेर वाल त्रिज्या RW, वान डेर वाल त्रिज्या RW का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या RC से अधिक होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि वान डेर वाल त्रिज्या का मान है वो सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। ठीक है, RW ग्रेटर देन RC। फिर हम बात करते हैं धात्विक त्रिज्या कि धातु के क्रिस्टल जालक में नजदीक स्थित 2 परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाते हैं। सेम वैसे ही है, कोई धातु क्रिस्टल है, जालक है, उसके जो नजदीक 2 परमाणु है, उनके जो नाभिक है उनके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं आयनन एंथैल्पी। हमने ये पढ़ा था कि जो परमाणु है उससे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, अब कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस परमाणु को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। और किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हम किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर हम देंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, देखो, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, यानी कोई गैसीय अवस्था में कोई तत्व है
उस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करना है। उसको अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी उस ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या फिर आयनन विभव कहेंगे। कोई परमाणु है, उस परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसको हम किस में मापेंगे? किलो कैलोरी में मापेंगे, मोल में माप सकते हैं, किलो जूल में माप सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि से मापी जा सकते हैं। अब देखो, उदासीन परमाणु है कोई, प्लस आयनन एंथैल्पी, उदासीन परमाणु प्लस आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या है? जो ऊर्जा हम बाहर से दे रहे हैं, उदासीन परमाणु है और जो बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं वो, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? धनायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो धनायन बना और इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि परमाणु के प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, यानी परमाणु जो है उसके अंदर अगर पहला इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालते समय दी जाने वाली ऊर्जा को प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं और तृतीयक को तृतीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब देखो, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है ना, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और प्रबल नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। तो प्रबल नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक कठोर तरीके से नाभिक से जुड़े होते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए अधिक आयनन एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परमाणु का आकार कम होने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को पृथक करना कठिन होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि एक ही वर्ग में ऊपर से, यानी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पृथक हो जाता है। भाई, एक तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास से आप दूर करोगे और एक आप इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बहुत दूर है उसको अलग करोगे, फर्क है ना। फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी का उल्टा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो ऊर्जा मुक्त होगी उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो देखो, गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। वर्ग में यानी आवर्त सारणी में अगर बाएं से दाएं चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि परमाणु का आकार भी घटता है। सॉरी, यहाँ पर बढ़ता हुआ लिखा है, परमाणु का आकार भी घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आवर्त में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब ये हुआ अपने टॉपिक्स पूरे। अब इन टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस है जिनके जवाब आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उस पर आपको सेंड करने। कैसे करने? आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर मैंने कुछ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल परमाणु त्रिज्या ले लेते हैं। परमाणु त्रिज्या का मान आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है या घटता है, वो लिखना है आपको। या आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है बढ़ता है, वो लिखना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है परमाणु त्रिज्या का मान आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। आयनिक त्रिज्या का मान लिखना है आपको। परमाणु का आकार आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है बढ़ता है, वो लिखना है। बाएं से दाएं आने पर बढ़ता है घटता है, वो बताना है। प्रबल नाभिकीय आवेश का मान बताना है कि भाई ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है या घटता है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है या घटता है, वो लिखना है। वान डेर वाल त्रिज्या का मान बताना है आपको। सहसंयोजक त्रिज्या का मान बताना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इन सब का मान आपको आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर घटता है या बढ़ता है, वो बताना है। और बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में इनका मान घटता है या बढ़ता है, वो बताना है। ये 6 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।
आपको सबके आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने। ओके, थैंक यू।